पहली सीरीज स्टार्ट हो रहा है जो 6 से 12 एनसीईआरटी बेस पर आधारित है एक बुक। और हम लोग आज फर्स्ट वीडियो के माध्यम से फर्स्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह श्री बिहार पुलिस, बिहार सब इंस्पेक्टर, ऐसे सभी एग्जाम जो जीके जीएस पर आधारित है, सभी के लिए मान साबित होगा। जी मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब और प्यार देंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलिए क्वेश्चन पे नहीं आए क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्या बोले? चलिए तब तक शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है कक्षा 6 है। 6 क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। भोजन यहाँ कहाँ से आता है? पहला चैप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आएगा सर्वाहारी में। क्या हो गया? कलम तो मेरा भी उड़ गया है। मेरा भी उड़ गया। जिसमें दोनों गुण होगा ना वो सर्वाहारी जाएगा। इधर से लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक मधुमक्खी फलों से मकरंद एकत्र करके इसे भंडारित करती है, क्यों? फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, इसलिए वो जमा करते हैं। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है? पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। सही है। अच्छा हाँ सही है। कह रहा है 2 नंबर, सभी पौधे की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। सभी का नहीं खाया जाता है। कुछ का पत्ता खाया जाता है, तो कुछ का जड़ खाते, कुछ का जड़ खाते, कुछ का फल खाते, किसी का सब कुछ खाते हैं। देखिए अगला है, कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। अगला देखिए, कौवा मांसाहारी जीव है। नहीं, सर्वाहारी जीव है। कौवा सर्वाहारी जीव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पालक, फूलगोभी ये हरी सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, दही सभी जंतु के उत्पाद है ये। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, भोजन के घटक। निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? खनिज लवण है, विटामिन भी है, आहारीय रेशे ये नहीं है। आहारी रेशे नहीं है। देखिए कौन कौन भोजन के प्रमुख पोषक तत्व में कौन कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं। मुख्य रूप से नहीं तत्व प्रदान नहीं करता है। ये फाइबर देता है, पोषक तत्व नहीं देता है, फाइबर देता है, जब पचाने के काम में आ जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं, कौन सही है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। अगला, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन हमारे शरीर को रोग से रक्षा करने में सहायक होता है। सही है दोनों। ये रुक्षांश आ जाता है, जबकि रुक्षांश बिना चिपके बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में अच्छा फाइबर वाला चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? मंड कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, मंड और शर्करा है।
अमीनो एसिड अम्ल। नहीं है। ये अमीनो अम्ल ये प्रोटीन है, ये अमीनो एसिड प्रोटीन है। प्रोटीन। अमीनो अम्ल एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, वह भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वसा के संदर्भ में मतलब कौन सा कथन सही है? वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वसा के संदर्भ में कथन को विचार। भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। एकदम सही है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं, वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट से नहीं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट वसा में ज़्यादा मिलता है। कम खाइएगा ज़्यादा मिलता है। अगर जितना कार्बोहाइड्रेट खाते उतना वसा खाइएगा, हाथी हो जाइएगा। अगर मान लीजिए 100 ग्राम चावल आप खाते हैं, पर डे 100 ग्राम घी नहीं खा सकते। वसा आप खाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा ऊर्जा होता है। वसा में ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल से हो जाती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आइए, विटामिन है और रोग है, कारण से रोग है, विटामिन की कमी से रोग। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता। विटामिन B1 की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अग्नेजी वाला नाम बताइएगा मनोज बाबू। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B2 का राइबो। अच्छा B1 बोले हैं। B2 में ऑप्शन ना, लेकिन पूछिए बायोटिन। हाँ, तो B3 नियासिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन असत्य है? विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वच्छ रखता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी जो होता है ना, वो घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर का सहायता करता है। सही है। विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है। विटामिन डी बी कार्बोहाइड्रेट के पाचन। B1 अगला क्वेश्चन है, खनिज है अभाज्य रोग है। किस खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? ये कह रहा है। कौन सा? कैल्शियम की कमी से दांत का छल जाना। अस्थि क्षय। आयोडीन की कमी से लौह की कमी से एनीमिया और रक्तता। दंत क्षय कैल्शियम की कमी से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन के कारण धीमी वृद्धि होता है। अगला चैप्टर पाइए, तंतु से वस्त्र तक, रेशे से वस्त्र। अगला है, तागा या धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट पटसन वाला होता है ना। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम तंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त होता है ऊन तथा रेशम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित तंतु का उदाहरण है? संश्लेषित मतलब जो कृत्रिम रूप से बनाया गया। हाँ। फ्लेक्स मतलब जूट। फ्लेक्स मतलब जूट। ये जो है सो प्राकृतिक रूप प्राकृतिक जूट है। पॉलिएस्टर हम लोग बनाए हैं। नायलॉन हम लोग बनाए हैं। रेशम हम भी रेशम बनाए। कीड़ा से निकलता है। कीड़ा से रेशम का कीट कीड़ा से। एक्रिलिक
एक्चुअली की होता है, ये रासायनिक है, ये हम लोगों के द्वारा है। हाँ, ये रासायनिक मतलब संश्लेषित है। संश्लेषित हो गया। अगला है, भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। कहाँ कहाँ? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में। केरल में नहीं, केरल में रबर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं कौन सा कथन सही है। पटसन पादप को पुष्प अवस्था में काटते हैं। हाँ, पटसन के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। सही है, सभी सही है। चलिए अगला चैप्टर, वस्तुओं के समूह बनाना। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन जल में विलय है? ऑक्सीजन जल में विलय है, सिरका जल में विलय है, नींबू का रस, मिट्टी का तेल ऊपर में आ जाता है। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी है? पारभासी है। ट्रांसपेरेंट, आर पार। पारभासी मतलब क्या होता है? जो आधा मतलब प्रकाश ट्रांसपेरेंट, अपना आधा अधूरा। तेल लगा कागज चल जाएगा, कांच चल जाएगा, स्टील का प्लेट से नहीं, गत्ते का डिब्बा से नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण विभिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं। सही है। अगला है, हमारे चारों ओर की वस्तु एक ही पदार्थ से बनी है। अनेक पदार्थ से बनी है। अगला चैप्टर, पदार्थ का पृथक्करण। पदार्थ के पृथक्करण के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? निष्पावन, हाँ, फटकना या ओसाना निष्पावन होता है। इससे होता है मतलब पृथक्करण कर सकते हैं। निस्तारण से भी कर सकते हैं, निस्यन से भी करते हैं, फिल्ट्रेशन होता है। डिस्टिलेशन से निस्तारण, कि अलग करना, निष्ठापन से भी, निस्यंदन से भी, निष्पासन से। ये सेपरेटेशन कर रहा है किसी भी चीज़ को अलग करने किसी चीज़ से। और मान लीजिए पानी में पत्थर घुलल है तो छान देंगे तो निकल जाएगा, फिल्टर कर दिए तो निकलेगा। फिल्टर कर दिए, डिकेनेशन कर दिए, विन कर दिए। अगला, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? किसी मिश्रण के कणों के अमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यन प्रक्रिया द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। कण को मतलब चालन से चल के कर सकते हैं। अगला है, रेत और जल के मिश्रण में रेत की भारी कण तली में बैठ जाते हैं। ये चालन द्वारा करेंगे इसको। ये सही है, इसको चालन। ये भी ठीक है। अगला कमी उससे आगे गलती है। आगे आसवन की विधि, अवसादन की विधि द्वारा जल को उड़ेल कर पृथक किया जाता है। उड़ेल कर नहीं, आराम से उसको उड़ेलिएगा तो बाहर आ जाएगा। निस्तारण से उसको मतलब फिल्ट्रेशन आदि से निकाल, निस्तारण से। यही गलत था। अगला चलिए, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ की अवलियों को निस्यंद की विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन के द्वारा किया जाएगा। हाँ, वाष्पन की विधि का प्रयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। सही है। अगला क्वेश्चन, जिस विलय में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त। उसका आत्मा तृप्त हो गया, संतृप्त, उसे ज़्यादा नहीं खा सकता है। अगला, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगा। गैस का विलेयता घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैस का विलेयता घट जाता है।
ताप बढ़ने पर गैस का विलेयता घट जाएगा। ताप बढ़ाने पर गैस का विलेयता बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर गैस का विलेयता घट जाता है। गैस तो ऐसे विसरण के माध्यम से अभी रूम में मारेंगे परफ्यूम पूरा रूम गमक जाएगा। गैस का विलेयता, द्रव में भी गैस रहता है, हैं? द्रव में भी गैस घूमता है। द्रव में गैस कोल्ड ड्रिंक है, ये है ना CO2। घूमता है तो उसमें दाब बढ़ाइएगा ना तो सब कम जाएगा विलेयता। अच्छा, अगला क्वेश्चन, हमारे चारों ओर के परिवर्तन के मतलब चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन अगला, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हाथ मतलब हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? आकार बड़ा हो जाता है। उसका आकार वलय का आकार बढ़ जाएगा। बड़ा हो जाएगा। कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन? मतलब उत्क्रमित किए जा सकते हैं। परिवर्तन मतलब उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है। कागज का जलना, ये रसायन हो गया। दूध का दही बनना, रसायन दूध नहीं बना सकते। हाँ। नमक का पानी में घुलना, हाँ, इसको गरम उड़ा सकते हैं पानी को, फिर कुम्हार द्वारा मिट्टी के बने बर्तन में बदलना हो सकता है। फिर से उसको गला करके फिर से नया बना लेगा। वही जब पूछ पक जाएगा तो फिर नहीं होगा। पकेगा नहीं। जैसे दिया है गाँव कच्चा है, में दीपावली में बहुत आदमी का अपने से बना लेता है, उसको आप खोल के भी बना सकते हैं। पका देगा तो वो रासायनिक हो जाता है। रासायनिक क्रिया कम होती है। चलिए अगला चैप्टर, पौधों को जानिए। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा या से सम्मिलित नहीं है? बाह्य दलपुंज है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है, मूलांकुर। मूलांकुर जो है ना, इससे जड़ बनता है। इससे जड़, ये जड़ का भाग है। जड़ बनता है, परांकुर से तना बनता है। परांकुर से तना। मूलांकुर बीज से संबंधित है। हाँ। मूलांकुर से भी जड़ बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है। गलत क्यों है? पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। जलवाष्प का नहीं करती। जल निकालती है तो जमीन से लेता है जल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तने दो तरफा जल तो पत्ता के द्वारा बाहर निकालती है, और जल अवशोषण भी जो करता है तो मिट्टी से निकलता है। अगला क्वेश्चन, तने दो तरफा मार्ग कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तना जल एवं खनिज को पतली नालिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। पत्तियां द्वारा बना भोजन तने से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होती है। इसमें दो पार्ट होता है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम दोनों जटिल होता है। जल जाता है, फ्लोएम की तरफ भोजन आता है। जाइलम जल जाता है ऊपर, फ्लोएम जो है वहाँ से बन करके भोजन सारे पार्ट में ले जाता है। फ्लोएम मतलब दोनों तरफ चलता है, एक दिशा नहीं है। अगला, जड़ों के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं। कौन सा कथन सही है? जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण करती हैं तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता में जमाए रखती है। ये सही है। दूसरा देखिए काहे गलत है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। जालिका वाला रेशेदार नहीं होता। दो प्रकार के जड़ होता है, एक तो होता है जो रेशेदार होता है, एक मूसला जड़ होता है। जालिका वाला में ये उल्टा दिया हुआ है। जालिका वाला में मूसला हो जाए। देखिए ये जो है ना, ये जो एक बीज पत्री दो बीज पितरी पे जो इसको माटा किया जाता है। हाँ, क्या एक बीज पत्री वाला के जो होता है ना, उसका जड़ रेशेदार होता है। जड़ के थ्रू पे भी एक बीज पत्री दो बीज पत्री बांटते हैं, और पत्ता पे भी बांटते हैं।
बोलते का है ना मनोज बाबू, उल्टा दिया हुआ है ये। पतिया वाले पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास वाले पतिया रेशेदार होती है, उसका जड़ रेशेदार है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू, आलू तना है। गाजर, मूली, शलजम एक जड़ है। गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टेपियोका जड़े हैं। टेपियोका याद रखिएगा, वो सब यादें होगा। टेपियोका एक जड़े है। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल है आवश्यक, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, प्रकाश है, ऑक्सीजन का नहीं। ऑक्सीजन का कब होता है प्रयोग? प्रकाश संश्लेषण के दरमियान में बाहर निकालता है। ऑक्सीजन बाहर निकालता है। श्वसन जब करेगा ना पौधा तब ऑक्सीजन लेता है। सही है, ऑक्सीजन ही लेता है। कोई भी चीज श्वसन करेगा ना तो ऑक्सीजन लेगा, पौधा हो मानव। मात्रा में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है ना उस टाइम श्वसन में, इतना कम मात्रा में छोड़ता है कि फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर में गति चैप्टर है। शरीर में गति संधि और विशेषता है, बताइएगा। मतलब धुराग्र संधि, धुराग्र संधि को पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट जिसको बोलते हैं, गर्दन और सिरा को जोड़ने मतलब ये चारों तरफ घूमने वाला होता है। अचल संधि, गति न करने वाली संधि। कुंद खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट वाला, बॉल सॉकेट वाला हो जाएगा, सभी दिशा में घूमती है, ये हाथ वाला हो जाएगा। हिंज, हिंज शब्दी, एक दिशा में ये कब्जा वाला हो जाता है ना, एक दिशा वाला। एक साइड जैसे गेट में तो हिंजे में लगता है गेट में। हाँ ये हाथ, हाँ कब्जा वाला। जैसे यही है, ये हाथों पर ले सकते हैं। अब यहाँ से नीचे नहीं ले जाना, मतलब फिर जाना होगा डॉक्टर के। क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की पेशियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सही है? संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। सही है। संकुचन करते हैं तो मतलब कठोर हो जाता है, मोटा हो जाता है मांसपेशी। पेशियों के जड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है, नहीं, विपरीत होता है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए धक्का नहीं देता है, पेशी से खींचता है। बोले इसको पूरा छठा, मतलब पूरा छठा खींच दिया। चलता है, खत्म होने वाला कक्षा 6। समूह जी भी तो कहा थे। आए अगला क्वेश्चन पे मनोज बाबू, केचुआ के शरीर रचना एवं उपयोगिता के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही नहीं है? केचुआ का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। यही गलत, इसमें जो है ना पेशी नहीं होता, पेशी नहीं होता है, हड्डी वाले होता है, नहीं होता। उसका पढ़ेंगे। केचुआ में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। सही है, केचुआ ऐसे गति करता है। शरीर को अध मतलब सतह पर सूख केचुआ को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक का होता है। केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, जिस कारण इसे किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ के शरीर में अस्थि नहीं पाई जाती, हड्डी ना होता उसमें, पेशी होता है, हड्डी नहीं होता है। केचुआ के शरीर में अस्थि नहीं होता है। इसलिए उसको मेरुदंड, जहाँ सूख जाएगा वहीं से बुझ जाएगा। मेरुदंड लंबा, मतलब वही मेरुदंड जो बोल दिया ना, इसलिए। मेरुदंड नहीं होता उसमें। क्वेश्चन अगला है, केचुआ के श्वसन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। सही है। अगला कथन पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है?
घेघा का कवच घोंघे का कवच उसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। घेंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। सही है। यह कवच घेंघों के वजन को संतुलित करता है, इसमें भी उसे चलने में सहायता मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुरक्षा करता चलना। घोंघे के पाद एक मोटी मसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंघा अपने इन्हीं पेशी पाद की सहायता से चलता है। अगला क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 है। तिलचट्टा के बारे में बताइए। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। पक्षी के बारे में, इसकी अस्थियां वायु प्रकोष्ठ होती, मतलब खोखली होती है इसकी हड्डी। मछली, इसका शरीर धारा रेखीय होता है। सर्प, इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, रिंग मतलब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन मतलब अगला चैप्टर, सजीव एवं उनका परिवेश। पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, कौन सही है। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने की अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। बिल्कुल ये सही है। गलत बोला पड़े, इसका सही मतलब पढ़ लेते गलत, कहाँ है गलत? जब ऊपरी पहाड़ पे जाता है ना, तो ये कह रहा है कि श्वसन मतलब कुछ दिन के बाद सहज हो जाता है, नहीं इसके लिए हजारों वर्ष बहुत समय लगेगा। अपने परिवेश से दूसरे परिवेश हजारों नहीं देखे। मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटी परिवर्तन परिअनुकूलन कहलाते हैं। यह परिअनुकूलन हजारों वर्ष में अनुकूलन होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य सब दिन इस परिवेश में रह गया, अब दूसरे परिवेश में जाइएगा हजारों वर्ष लगेगा नहीं। इसमें रहा हुआ है, उसमें जाने में है ना, इसको टाइम लगेगा। 1000 वर्ष आदमी जिंदा रहेगा। यह परिवर्तन हजारों वर्ष उतना समय में बहुत कुछ होते जाएगा। मान के चलिए आप जाइएगा वहाँ पे, आपको तत्काल कुछ दिक्कत होगा, आपका जो जनरेशन आएगा तो वहीं पे अनुकूलन से भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ मनुष्य क्या हो रहा है, मनुष्य जहाँ जो रह रहा है उसका परिवेश तो वहाँ हमेशा से रह रहा है, जेनेटिकली है, इसीलिए कह रहा है जो अनुकूलन हो रहा है अनुकूलन उसके अगेंस्ट रहेगा। हमारी पिरसिया में है ना, अभी हमको उठा के रसिया में डाल दिया जाए, रसिया में बहुत ठंडा रहता है, ताकि मट्टी का मट्टी उड़ाएंगे कटी 1000 साल थोड़ा लगेगा, कुछ अल्प समय का समय लगेगा, 2 साल। चलिए देख का उदाहरण नहीं हो जाता, ऐसे देखते नहीं है। पटना में रहता तो लड़का थोड़ा गाँव साफ सुथरा रहता है, गाँव से आता है ना तो थोड़ा बदल जाता है, कलिया उठा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊँट मरुस्थलीय परिस्थितियों के संदर्भ में अनुकूलित होता है। उसके तीसरा नंबर पे चले आए। दूसरा, किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों के विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं, उन घटकों के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं, कौन सही है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव उसके जैव घटक है, मतलब पौधे एवं जंतु जैव घटक है। चट्टान मिट्टी वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। ये अजैव मतलब जिसमें जीव नहीं हो, जीवित तो रहता है, चट्टान में रहता है कि नहीं, अजैव घटक हुआ रहता है। सूर्य का प्रकाश एवं
ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में से किसी में भी सम्मिलित नहीं है। ये भी है, अजैव घटक है, अजैव घटक है, अजैव घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कभी कभी इसको जो किया जाता है वर्गीकृत किया जाता है तो घटक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऊँट मरुस्थलीय परिस्थितियों के संदर्भ में अनुकूलित होता है। इसके अनुकूल के संदर्भ में विचार करना है। इसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उसको पसीना नहीं आता है। अगला क्वेश्चन पे चलिए विचार करते हैं। किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है? मछली का होता है, ऑक्टोपस का नहीं होता है, स्क्विड का भी नहीं होता धारा रेखीय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। उपयुक्त में से किनको श्वसन के लिए गिल्स या क्लोम नहीं होता है? ऑक्टोपस को गिल्स नहीं होता है। अच्छा, होता है। ऑक्टोपस को गिल्स होता है। डॉल्फिन को होता है, हाँ? व्हेल और डॉल्फिन को नहीं होता है। आप देखिएगा ना, हाँ, मुँह खोलता पूरा, वो नाक से लेता है, ऊपर आएगा, बाहर आएगा हाँ। और नाक से फुफिया के सांस लेगा, फिर अंदर चल जाएगा। उसको गिल्स नहीं होता। गिल्स का मतलब उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई उसी से सांस लेगा, उसको बाहर ऑक्सीजन की जरूरत न पड़े। डॉल्फिन हो गया, व्हेल हो गया, ये बार बार पानी के ऊपर आते और मछली रहता सब है। जो उसमें गिल्स पाया जाता है, तो पानी में अंदर जो ऑक्सीजन घुलल है जल में, वही में सांस लेकर रह जाता है। अगला क्वेश्चन, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तना में होता है। फनी के पौधा देखे हैं? हाँ, नागफनी कोई देख लेते, आम आदमी देहात में छत पर डिब्बा में लाके रहता है, उसका पत्ता जो है ना, पत्ता कांटा का रूप ले लेता है, छत लगा जाता है। लोग अमूमन लोग छत पर रखता है इसको। नज़र गुजर नहीं लगे। फनी के हम भी लगाते हैं। आप जो है ना एगो टांग के ही चलिएगा आप बगल में, ताकि नज़र गुजर। अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है? ऑक्सीजन को उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। बोले थे ना, श्वसन में ऑक्सीजन करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित। सही है, सही ना? श्वसन में कोई भी चीज़ ऑक्सीजन ही लेगा। चलिए, सही है रवि जी। हाँ। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होता है? पौधों में होता है, जीव में होता है, बीज में भी होता है, सभी में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होता है। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं। कौन सजीव के लक्षण में सम्मिलित है? सजीव के लक्षण में सम्मिलित है। सजीव में उत्सर्जन करेगा, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होगा, प्रजनन भी करेगा। ये मतलब ये सजीवों के लक्षण, इसमें जंतु और पौधा दोनों आ जाएगा। प्रजनन पौधा और जंतु दोनों करते हैं, परंतु दोनों। चलिए अगला चैप्टर पाते हैं। चैप्टर क्या, सब्जेक्ट चेंज हो गया, फिजिक्स आ गया। 10वां चैप्टर, गति एवं दूरियों का मापन। निम्नलिखित में से लंबाई का SI मात्रक क्या है? मीटर। अगला है, पूरा किताब डाउनलोड कर लीजिए। हम इनको बोले पूरा छठा नहीं तो पढ़ लीजिए, दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। पूरा तो ना खत्म हो, पूरा खत्म थोड़ी होगा, कीजिए ना। आंसर होगा करेगा बेस्ट, ठीक। अब खोजना पड़ेगा, एग्जैक्ट हमारे यहाँ थोड़ी होगा कौन है लोगो, पहले अभी खींच लीजिए फोटो। चलिए तब तक क्वेश्चन करते हैं। फिजिक्स का है, लेकिन डाउनलोड होगा, हमको उम्मीद है कि बुक का PDF होना चाहिए। घटना चक्र के सारा सीरीज का PDF आता है। हाँ, वो तो है ही। तो लगा इसका भी आता होगा, कोई ना कोई बना के डाल देते हैं। देखना होगा वैसे। क्वेश्चन है, लंबाई मीटर हो जाता है। चलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हैं। युग्मों में से कौन सुमेलित है? वाहन सरल रेखीय गति करता है। पंखा
सर्कुलर मोशन मतलब वर्तुल गति करता है। झूला आवृत्ति गति करता है। सही है सभी। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। मीट्रिक पद्धति कहते हैं। हाँ, 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। सही है। 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन पाइए। गणेश बाबू फोटो खींचने में भी चैप्टर छोड़ दिए। अगला है चैप्टर प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है। परावर्तन आवश्यक है। अपवर्तन का होना नहीं जरूरी है, विवर्तन का भी नहीं। क्या अपवर्तन लेंस में होता है। हाँ। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आ जाए। चलिए अगला। हम लोग डायरेक्ट नहीं देखते हैं, रिफ्लेक्ट आंख पर आता है फिर हम उसको देख पाते हैं, लेकिन क्रिया इतनी तेजी से होता है, रोशनी नहीं होता है। हाँ, इतनी तेजी से होता है जिस प्रकार आंख के अपना रोशनी होता तो अंधेरे में नहीं देख लेते। जिस प्रकार आपको अपना रोशनी नहीं होता उसी प्रकार चंद्रमा को भी अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य को अपना प्रकाश है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। हाँ, वही तो बात बोल रहे हैं। जिस प्रकार से चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है उसी प्रकार से मानव के आँख में प्रकाश नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन करें। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है, बनती है छाया। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पारभासी वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है। प्रतिबिंब छायाओं से अधिक भिन्न होती है। प्रतिबिंब में क्या होता है कि हमको पूरा चीज़ दिख जाता है, छाया में पूरा चीज़ दिखता नहीं, सिर्फ कड़िया कड़िया भाग दिखता है। अब यहाँ खड़ा करेंगे तो पीछे में सिर्फ प्रतिबिंब थोड़ी छाया और प्रतिबिंब फोटो हो जाता है। जी चलिए अगला चैप्टर पाते हैं, विद्युत तथा परिपथ। तो जबरदस्ती देखते हैं, ठीक करेंटे के लिए तो नहीं, ठीक है ले लीजिएगा, किताब रात भर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। खट मारते रहो, टिप टाप। चलिए अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथनों में से कौन से विद्युत चालक के उदाहरण है। मानव शरीर हो जाएगा, मानव शरीर हो जाएगा, एल्युमिनियम की पत्ती हो जाएगा। और वायु ये विद्युत का सुचालक नहीं है, ये विद्युत का सुचालक नहीं है, सुचालक है। सुचालक है। और देखिए वायु क्यों नहीं है, वायु में तो जीव है, ये नहीं है जीव है, नहीं है। हमारा जेब लगा दीजिए तो ये कैसे उछलते हैं, इसलिए ये दे रहा है। एल्युमिनियम की पत्ती में है, इसलिए क्यों एल्युमिनियम में लगा ना, जीव वाला बात किए हैं। एल्युमिनियम में जीव है, मेटल है वो, इसीलिए कनेक्ट कर लेता है। इसलिए तो अब जीव वाला जो एग्जाम्पल दिए ना, वो एग्जाम्पल इसमें लागू नहीं होगा ना। वायु मेटल नहीं है, वायु मेटल है। इसमें एक ऐसा धातु जो उष्मा का सुचालक है। उष्मा का सुचालक तो अलग है। अच्छा अभी विद्युत चल उसमें सुचालक है, ग्रेफाइट है उष्मा का, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का, हाँ विद्युत का सुचालक है। विद्युत का समझ रहे थे, बतिया वही कहिएगा, लेकिन हमको लग रहा था नहीं, एक धातु जो है ना ये भी है जो पर उष्मा का भी सुचालक है। और कौन है अब ये बता देते हैं। धातु है सो विधवा का
अधातु जो है विद्युत इलेक्ट्रिक का जो अथी का उसका हीट का ट्रांसफर करता है। मानव अब शरीर भी बहुत आयरन में देखते हैं गुड आप कंडक्टर जो आयरन कीजिएगा तो करंट नहीं लगता है, लेकिन जो शुरू से आयरन हुआ था गर्म हो जाता है, हीट रिलीज करता है, करंट नहीं करता है। ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन विद्युत का लेकिन सुचालक है। विद्युत का सुचालक। पेंसिल जो छीलते हैं तो पूरा छील लीजिए, ललकड़ी को बाहर लगाइए, हाथ में करंट ना कर लगा। हाँ शंभू जी आइए। ग्रेफाइट का मतलब क्यों है? ग्रेफाइट तो कहे ना विद्युत की पेंसिल की डायरेक्ट पेंसिल के जो खड़िकवा रहता है उसको शीशा को चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंध कथन पर विचार करते हैं, कौन सही है। जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक तथा जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं, सही है। विद्युत बल्ब में होता है फिलामेंट। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल की एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है, सही है। टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल। स्विच एक जटिल युक्ति है जिसे विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक करता है। नहीं, या तो रोकता है या तो जाने देता है, कम अधिक नहीं करता है। बंदे कर देता कम है। और अधिक का काम करने का काम है ट्रांसफार्मर का काम होता है। आप हम समझ बोलते हैं वो ट्रांसफार्मर करते वोल्टेज को कम बेसी करने का काम करता है। स्टेबलाइजर। चलिए अगला चैप्टर पर आते हैं। चुंबकों द्वारा मनोरंजन करते हैं। चुंबकों के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं, कौन सा कथन सही है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ एल्युमिनियम का है जैसे ना सॉरी ऑटोमेटिक प्राकृतिक है। अगला चुंबक कुछ पदार्थ को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है, विकर्षित करेगा समान वाला, जबकि असमान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षित होता है। अब देखिए वो चुंबक रोटी से फोड़िएगा ना, जहाँ से फुटल रहेगा ना वहाँ से ऐसे कीजिएगा ना तो फेंकेगा दूर, उल्टा दीजिएगा समान वाला नहीं चिपकेगा, अलग अलग वाला। ये बात हो गया क्या? आप समझ सकते हैं अट्रैक्शन, हाँ प्लस माइनस कर सकते हैं, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अपोजिट जेंडर पर अट्रैक्शन होता है। चलिए अगला चैप्टर क्वेश्चन पाते हैं। सूची 1 सूची 2 पे आइए। यही से बच्चा समझ नहीं करता है। कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। यूनान क्या है? मैग्नेस। मैग्नेट जो है ना सो मैग्नस से आया है, शब्द मैग्नस से मैग्नेट बना है। यूनान शब्द है वो। प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट है। मिट्टी और चुंबकीय है। चलिए अगला क्वेश्चन कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सत्य है। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुक जाता है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। चलिए अगला चैप्टर बना सकता है, फुटो बना सकता है। जल चैप्टर साकार में ढालेंगे वो साकार में ढल जाएगा। चुंबक किसको बोलते हैं? चुंबक लोहा का। आप लोहा का कोई सामान है तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। नर्म लोहा जितना होगा ना, चुंबक बनाया जो जाता है कृत्रिम रूप से नर्म लोहा को बनाता है, इस बात करना होगा। चलिए अगला आइए, देखिए क्या करते हैं। चलिए जल। अगला चैप्टर है जल। उपयुक्त में से किस कारण बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें एकत्रित हो जाता है? संघनन कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, जल चक्र के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। सही है। गलत वाला भी देखें। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के
प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। संघनन के द्वारा सिर्फ वाष्पोत्सर्जन द्वारा। संघनन के द्वारा नहीं होता। वाष्पन तो ठीक है, लेकिन संघनन दे दिया, गलत कर दिया। दूसरा देखिए, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल को पृथ्वी पर पुनः वापस लाने के लिए वाष्पोत्सर्जन थोड़ी होता है। संघनन जो है ना प्रक्रम, वाष्पोत्सर्जन नहीं है। नहीं, वाष्पोत्सर्जन नहीं, संघनन। ऊपर से जो नीचे गिरेगा, संघनन वाष्पोत्सर्जन मतलब वो नीचे से ऊपर जाएगा। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है, जबकि वाष्पोत्सर्जन जल वायु में जाता है। धरती से फिर ऊपर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है। वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। एकदम सही बात। समुद्र और महासागरों के जल में बहुत ही लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता है। सही है। अगला क्वेश्चन है, राइम ऑफ दी एंशियंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन थे? एस.टी. कोलरिज। मतलब इसका क्या है हिंदी में? हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं है। वही समुद्र में जब थे ना। अच्छा, इस कविता की एक पंक्ति है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं, मतलब समुद्र वाला जल। इसका कहना ये कि पृथ्वी 3/4 भाग तो जल से घिरा हुआ है, बट वो पीने योग्य नहीं है। यानी हमारे पास जल तो बहुत है, पीने योग्य नहीं है। अगर समुद्र में समुद्र वाला बात है, 3/4 तो समुद्री जल है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हमारे अगला चैप्टर, हमारे चारों ओर की वायु क्या कहती है? वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनते हैं। शेष 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसों, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं। सही है। वायु में कितना % कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है? 0.04। कहीं 4, लेकिन 0.04। आज तक जितना बुक देते 0.03 है। चलिए ऑक्सीजन 21% हो गया। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, जिसे देख सकते हैं, देखा नहीं जा सकता, महसूस कर सकते हैं, अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन कथन है और कारण है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुले वायु का उपयोग करते हैं। कारण, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं करता। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? ऑक्सीजन। अगला चैप्टर पर आइए, कचरा और संग्रहण एवं निपटान। क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुआओं का उपयोग होता है। इन लाल केचुआओं के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है। लाल केचुआ के दांत नहीं होते हैं। ये भोजन को गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्र शंख या सीप का चूड़ा भोजन को पसीने में केचुआओं की सहायता करते हैं। पीसने में केचुआओं की सहायता करते हैं। सीपी का चूड़ा भोजन तो पीसने में केचुआ की सहायता करता है। केचुआ की सहायता करता है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थ में
परिवर्तन करना संभव नहीं है। प्लास्टिक की कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती। कंपोस्टिंग नहीं, खत्म नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक की कंपोस्टिंग की नहीं जा सकती। अगला, पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। दिया हुआ गैस कौन सा नहीं दिया। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम है। खाद्य पदार्थ का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, पशुओं की मृत्यु का कारण, शहरों में जल भराव एवं बाढ़, मतलब नाला जाम जो कर देते हैं हम लोग पानी पशु वाला है जो वो भी खा लेता है ना, लोग से खा लेता है पानी सहित फंस जाता है उसी में। चलिए दोस्तों, छठा क्लास का साइंस खत्म होता है। अब आते हैं सातवां क्लास के। दो दिन करके दिए हैं। हाँ, कम से कम दो चैप्टर, दो क्लास 136 रुपये 50 एक क्लास और पास हो जाते हैं दोस्तों। हाँ, सातवां क्लास भी पास कर जाते हैं। चैप्टर है पादपों में पोषण। हाँ, पादपों में पोषण। शंभू जी, आपका बुक चलिए, अगला क्वेश्चन उल्टा लीजिएगा अपना बुक। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है। जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी कहते हैं। निम्नलिखित, अब रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है। पत्ता को कहा जाता है, पत्ता को वही भोजन बनता है ना। तना को नहीं कहते हैं, जड़ को भी नहीं कहते हैं, शाखा को भी नहीं कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल भी है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। अगला, पत्तों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है। हाँ, ग्लूकोज को हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। कुछ दूसरे पर भी आश्रित है। कुछ अमरबेल वाला होता है, अमरबेल हो गया, कीटभक्षी हो गया, क्या ना एक अमरबेले तो है जो दूसरे पौधे पे नियति रहता है। आश्रित इतना नया गौर के पक्षी जो होता है, पक्षी जो घट पर नहीं है उसका तो जड़ तना उसका भी तो होता है। वो नहीं कह रहा, वो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी बनाया रहता है। अमरबेल है, हाँ, भोजन करता है तो उसका जड़ और तना होता है ना, वो घट परनी का तो होता है, लेकिन भोजन इसमें अमरबेल दिया हुआ है, याद रखिए वो चीज है। लेकिन जड़ तो अमरबेलों को होगा क्योंकि जमीन के अंदर जो लेना जाए नहीं अमरबेल नहीं जाता है। जब तक नीचे नहीं जाएगा नहीं सर, नहीं जाता है। अमरबेल जो है ना, दूसरे पौधे देखते हैं ना गाँव समय आम उम के खेत में, लोग गाँव में गुड़गुजो कहते हैं। नहीं, गुड़गुजो नहीं कहते हैं, वो पतला पतला अथी टाइप से होता है जो उजन पूरे गाछ में ऊपर में लटक जाता है। नहीं, धागा टाइप से होता है। ऐसे बाद में हम आपको दिखा देंगे, उसका जड़ मिट्टी के अंदर नहीं होता है। तब ना हुआ ये, जब तक जमीन के अंदर नहीं जाएगा तो पौधा बना निकला कहाँ से पौधा। वो जमीन के अंदर जमीन ज्यादा अंदर उसका जड़ नहीं जाता, अमर, ऊपर में सुनिए ना सर, अमर का मतलब क्या होता है। अमरबेल अमर है, वो कभी मरता नहीं है। दूसरे पे जैसे किसी को दूसरा पौधा पे दे दिया ना। चलिए इसको देखते हैं, यूट्यूब से नहीं देखते कहाँ कर जाएगा। चलिए अगला, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं।
सही है। हाँ ये सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं? घटपर्णी, इसी को आप कह रहे थे ना, मतलब ये भी मतलब क्या कहते हैं, ये भी दूसरे पर डिपेंडेंसी है। देखिए कैसे, कुछ पादप जैसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। घटपर्णी या पिचर पादप, वीनस फ्लाई, संडीव की कीटभक्षी वीनस फ्लाई ट्रैप, संडीव। विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध कहलाते हैं। वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। कवक हो जाता है मृत जीवी में, कवक हो जाता है, और इसमें सहजीवी में कौन होता है? लाइकेन, कवक कहेगा तो हाँ? जीव में कहेगा तो जैसे जीवाणु, बगुला हाँ और ये भैंस, हाँ, ये जो होता है ना वो सहजीवी, सहजीविता का आप बताने लगे। ये जो है ना दोनों बीच के हेलोटिज्म होता है ना, बीच का संबंध, वो तो हो गया क्या, एक दूसरे को फायदा वाला चीज। बगुला और एक दूसरे के साथ बांटता है, बोल रहा है? वो वाला नहीं है सर, चलिए, उसका देखिए मेरे पीछे भोजन और आवास दोनों दूसरे के साथ बांटता है। बगुला भैंस के साथ आवास नहीं बांटेगा। उसको सहजीविता ये दूसरे हम दूसरा बोल दिए, मतलब एक को फायदा, दोनों को फायदा होता है। लेकिन हाँ, वो दूसरा सहभोजिता का वाला। हाँ सहभोजिता, मतलब दोनों को फायदा होता है। उसमें बगुला भी मतलब उसका जो है ना कीड़ा रहता है उसके शरीर में, हाँ वो मिल मिल खा जाता है। तो कौवा का काम करता है, बगुला नहीं। कौवा करता भैंसी के शरीर, कौवा करता है, बगुला नहीं करता है, बहु कौवा करता है ज़्यादातर काम। कौवा पर भैंसिया में से खा जाता है, तो भैंसी के शरीर से कीड़ा खत्म हो गया और पेट मर गया। बगुला नहीं करता है। आवाज़ शेयर करने के काम कर रहा है, दूसरा चीज़ है इसके बाद। वो जो पहला वाला मनोज बाबू क्या थे, कवक और शैवाल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन, वो वाला हुआ ये संबंध, हेलोटिज्म का काम। हेलोटिज्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध का उदाहरण है? आ तो गया, ध्यान नहीं दिए थे। शैवाल और कवक के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के बीच के लाइकेन, और जीवाणु भी हो गया, या पादप और जीवाणु बोलते हैं इसको, स्वजीवी संबंध प्रदान हुआ, हम जानते हैं। तो उसके बीच में कुछ होगा ना, उसको क्या बोलते हैं? पादप वगैरह। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्र द्वारा। अगला, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, यानी CHO से बना होता है। CHO से। अगला क्वेश्चन, दालों की फसल के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं, कौन सा सही है? दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती है। सही है, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती है, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। दाल में जड़ में जाके और नाइट्रोजन उसके देते हैं। दाल वाला जो होता है ना, राइबोजियम होता है जीवाणु। ठीक है। अगला चैप्टर, प्राणियों में पोषण कैसे होता है? स्टार फिश मतलब तारा फिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सत्य है? इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर त्वचा वाले जंतु होते हैं। जंतु होते हैं ना कि कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवचे को खा जाते हैं।
देखिए नीचे वाला, भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खा जाती है। ये स्टार फिश, ये वास्तविक मछली है या अवास्तविक? अवास्तविक मछली है। अगला, पाचन तंत्र के संदर्भ में कथन पर विचार करते हैं, कौन सा असत्य है? पाचन रस सरल पदार्थ को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक होता है। ठीक है, कैसे ठीक है? जटिल को न सरल बनाएगा। कौन है? असत्य का पाचन सरल पदार्थों को जटिल बनाता है। नहीं, पाचन में है ना, जटिल किसे बनाए? जटिल को सरल बनाता है जो पाचन करता है, उल्टा दे दिया। अगला, आमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचन रस स्रावित करती है। सही है ये। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है, करता है और संग्रह रहता है पित्ताशय में। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है। अगला क्वेश्चन, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में कथन पर कौन सा सही है? रोमंथी में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमिनेंट वाला जानवर में रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। बाद में जंतु उसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा उसे चबाता है। उसे रोमंथन मतलब जुगाली करना कहते हैं। रूमिनेंट का मतलब जुगाली करना। ये जंतु वाला जो ना, उसका आमाशय 4 पोस्ट होता है। जैसे आप भैंसी के दे दीजिएगा, को चाहो तो खा दे के कुछ देर में पूरा ले जाएगा अंदर। अच्छा, पूरा शांति से बांध दीजिएगा तो धीरे चबा मुँह चबाता रहता है। हाँ, उसी को कहते हैं जुगाली करना। उसका 4 भाग होता है उसके अति आमाशय का, लेकिन मानव वाला 2 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 भाग होता है। 3 मानव में 3 होता है। मानव में कौन नहीं होता है? जो सेलुलोज को जो पचाता है ना, नहीं होगा क्योंकि मानव सेलुलोज खाते ही नहीं है, पचे कहाँ से? अगला क्वेश्चन पाते हैं, अमीबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। सही है। अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलते रहता है। सही है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल संघनन केंद्र एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अगला क्वेश्चन अंग है और विशेषता है। आमाशय का विशेषता क्या है? अम्ल का निर्मोचन करेगा। छोटी आंत का पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिनिकाओं में अवशोषण करेगा। भोजन का अवशोषण होगा। बड़ी आंत का जल का अवशोषण होता है। यकृत का सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सही है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है। इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में नहीं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन में भोजन का महत्वपूर्ण घटक है, परंतु इसका पाचन हमारे शरीर में रूप में न होकर इसे छोटे अवयव के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में, और वसा अम्ल का पाचन ग्लिसरॉल के रूप में, और प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में होता है। वसा का हो जाएगा ग्लिसरॉल के रूप में, अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन का एमिनो अम्ल के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। देखते रहेंगे इसमें। पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। सभी सही है। अगला चैप्टर पे आते हैं, रेशों से वस्त्र तक।
क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खींच लीजिए वो, तब खींच लेंगे बात करेंगे। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। रेशे के ऐसे रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जंतु है। सभी सही है। अगला क्वेश्चन, कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। सही है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला गलत वाला, पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है। ये भेड़ से होता है। पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरियों से पढ़िए ना उसको, जो गलत से पढ़िए उसको। देखिए, पश्मीना शॉल जो ना कश्मीरी बकरी के त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है, ना कि क्या दे दिया था यहाँ पे। पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरी की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बाल से बनाया जाता है। ये बोल रहा है अंगोरा से। अंगोरा से नहीं, पश्मीना से। पश्मीना शॉल पश्मीना शॉल पश्मीने बकरी से बनता है। पश्मीना शॉल पश्मीने बकरी से होता है। अगला क्वेश्चन, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। सही है सभी। अगला, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। ठीक है। टसर, मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्म है। टसर, मूंगा तथा कोसा तीनों रेशम। टसर, मूंगा तथा कोसा। और भी पढ़िए ना, मूंगा रेशा, टसर रेशम, मूंगा रेशम, अन्य कोसा प्रकार रेशम, के। अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा पाया जाता है। फूलों से प्राप्त किए जाते हैं। सिर्फ सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुआ, चीन में हुआ था। प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था, सिल्क मार्ग उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। सही है। उसी रूट को फिर से चाइना विकसित कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं CPEC। चाइना से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को कनेक्ट कर रहा है। पढ़िए। अगला चैप्टर उस्मा है। बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। क्या मात्रक नहीं? पास्कल नहीं है। पास्कल किसका है? पास्कल दाब का है। सेल्सियस है, फारेनहाइट है, केल्विन है, लेकिन पास्कल दाब के हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। हाँ। द्रव और गैसों के उष्ण संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। सही है। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाती है। उसे चालन कहते हैं। सही है। जैसे कि लोहा के गिल का सिरा गर्म करते हैं तो पीछे तक नहीं आ जाता है उसका। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। बताइए, थल समीर में बहने का समय क्या है? रात में होगा। थल समीर बहता है रात में। इसके बाद में थोड़ा डिफरेंस चलेगा, पढ़ लीजिए पहले। समुद्र समीर के बहने का सही समय दिन में। गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय शीत ऋतु में। हल्के रंग पहनने का गर्मी में। आदमी बोलता है ना सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी में ही लोग पतला कपड़ा पहनते हैं, हल्का कपड़ा। कलर भी ज़्यादा अवशोषित नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। ठंडी में वो जो है सो अवशोषित कर ऑब्जर्व करे ताकि गर्मी बनाए रहे, इसीलिए अगला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर के पारा का प्रयोग किया जाता है। क्या रहता है? इसे दबाता है तो नहीं ऊपर बगल बढ़ता है, इसे दवाई दबाता है डॉक्टर। वो तो पड़े उसमें भी रहता है। बता रहे हैं आपको, बीपी नापता है, दाबता है ना, ऊपर चलता है ना, वही पारा होता है। लेकिन थर्मामीटर वाला है तो जैसे कांख में जतिया देता है, देखता है बुखार का हाँ, वो हिला के देता है, जीरो करता है फिर से लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कथन पर विचार करना है, कौन कथन सही है। गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग के वस्तु की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण में कम अवशोषित होती है। नहीं, सत्य है, सही कहा, फिर से कहते हैं गलत है। गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण कम अवशोषित करेगा, ज़्यादा अवशोषित करेगा, अधिक अवशोषित करेगा। अच्छा, गहरा रंग का वस्तु रहेगा तो अधिक अवशोषित करेगा। ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा उसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। सही है। यदि किसी निश्चित ताप के लोहे के गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोहे के गोले तथा जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही है कि नहीं होगा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील कल का क्वेश्चन था। स्टेनलेस स्टील में कढ़ाई में प्रायः कॉपर की तली लगाई जाती है। इसका कारण क्या है? अच्छा चालक है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा के अच्छा चालक है। नेक्स्ट चैप्टर मनोज जी, नेक्स्ट उष्मा क्या है? अम्ल, क्षार और लवण, ठीक ना? चीटी के डंक में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। बताइएगा, चीटी के डंक में कौन सा? फॉर्मिक एसिड। चूने के पानी में मेथेनोइक जो है ना, चीटी के डंक में इसको बोलते हैं मेथेनोइक। हाँ, वो अथी वाला हुआ, जहरीला वाला। फॉर्मिक या मेथेनोइक वही है। नीचे हम पढ़ते हैं, नीचे वाला बताइएगा। एसिटिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चीटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू फूल में, नींबू संतरा जितना खट्टा फल है, लैक्टिक अम्ल दही में, दूध में, ठीक ना? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, पालक, सही है, टमाटर और पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला सीड फल में। टार्टरिक अम्ल कच्चा आम, टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चा आम। अरे बताइएगा, सोडियम खाने वाले सोडा का नाम? सोडियम बाई कार्बोनाइट। अब क्षार पे, ये क्षार वाला बात है ना। चूने के पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच आदि में साफ करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला अपमार्जक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए उपयोग लाए जाने वाला अपमार्जक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोला जाता है? हाँ, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड है ये। पेट में गैस वैस बन जाता है ना, तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सही कथन पर विचार करना है। उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर को रंग परिवर्तित नहीं करता है। उदासीन वाला। हल्दी, लिटमस, गुलहड़ आदि के पंखुड़ियों आदि परिवर्तन के रूप में पाए जाने वाले सूचक है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। सही है। नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरकों में अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उनके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा के अम्लीय बना देता है। सही है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। चूना पत्थर मिलाया जाता है। क्षारीय होगा चूना पत्थर, अम्लीय होगा तो जिप्सम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम सूचक जो होता है इसका पीएच का, वो नैप्थलीन होता है। क्या चीज़ का? नैप्थलीन जो है ना ऊर्ध्वपातन का वो है। लाइकेन होता है। हाँ। लाइकेन के द्वारा किया जाता है। हरा लाइकेन तो प्राकृतिक होता है। हाँ, पीएच का जो ना, हल्दी का पौधा कर दीजिए। हल्दी का भी प्रयोग किया जाता है सूचक के रूप में। प्राकृतिक हुआ, कृत्रिम हम बोलते जो मानव बनाया है। नैप्थलीन तो एक ऊर्ध्वपातन है, इसके बारे में नहीं हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक जीवन के उदासीनीकरण के उदाहरण के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? कारखानों में अवशिष्ट यानी कचरे के अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। सही है। जलाशय में विसर्जन करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। एकदम उदासीन किया जाता है क्षारीय पदार्थ। अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे उदासीन करने में सहायक होता है। सही है। हाँ।
चीनी के डंक के प्रभाव को नमीकृत क्या बोले चींटी के डंक सही सब पढ़िए। चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त बनाने में सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जाता है। सही है। नेक्स्ट, हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेवार होते हैं। सही है। अम्ल होता है। सही होता है, सीमा नहीं होता है, अम्लीय होता है, झरने लगता है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थों अम्लीय निमोचित करने के सहायक होते हैं। सही है। ये नेक्स्ट है भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन। भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन यार पुलिस के राम बार साबित हो गया, ध्यान दीजिएगा। 6 to 12 और 10th बेस कुछ नहीं पड़ेगा। भौतिकी और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है। सभी भौतिकी परिवर्तन अनुकर्मणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्कर्मणीय होता है। नहीं, गलत है। भौतिकी होता है उत्कर्मणीय और रासायनिक होता है अनुकर्मणीय। में लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। सही है, बनते हैं ना। बनते हैं। दूध से दही बनता है। दूध से दही बनता है ना, अलग पदार्थ बनता है। दूध से दही बनता है, लेकिन दही से तो बना लीजिएगा, तो रासायनिक हो गया वो। रासायनिक के पूछे ना, रासायनिक में नया कागज को जला दीजिएगा तो फिर कागज बना लीजिएगा। यदि मिट्टी के घड़ा को मिट्टी बना लीजिएगा तो अब जब कच्चा है हाँ तो बना लीजिएगा ना। जैसे मूर्ति बना दिए तो फिर मूर्ति बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिकी के बारे में पूछ रहे हैं। कागज का जलना रासायनिक, रंग में परिवर्तन रासायनिक। अच्छा क्या पूछ रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण। कागज का फाड़ना ना है, जलाना कागज का फाड़ना है। रंग में परिवर्तन नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलयन जल में बनना नहीं है। कागज का जलना राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है। ओजोन एक विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या सही है। ओजोन पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। लवण जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। लवण जल लगने की दर को बढ़ा देता है। जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर में सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है। हाँ। सिलेंडर के बाहर आते ही वह गैस परिवर्तित हो जाती है। हाँ, परिवर्तित हो जाती है। फिर वही गैस बर्नल पर जलती है। तो निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन हो, क्या कथन होगा इसमें। रासायनिक परिवर्तन जल जा रहा है तो फिर रासायनिक परिवर्तन सही बोले। सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस बाहर आते हैं तो गैस में परिवर्तित होकर भौतिकी परिवर्तन में होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में गैस की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि गैस जलने ही दौरान उसमें ऊष्मा, प्रकाश तथा अन्य उत्पादन बनते हैं। इस कारण यह रासायनिक परिवर्तन है। जलने लगेगा तो काम खत्म ना हो जाएगा। टंकी में जो गैस है कि द्रव की अवस्था में, अंदर में द्रव की अवस्था में, बाहर आता था गैस होता जलता था, अलग हो जाता उसका कुछ और निष्कर्ष निकलता। गैस निकलता है तो भौतिक है, जैसे ही गैस वो जल गया तो हो गया रासायनिक। नेक्स्ट चैप्टर है मौसम जलवायु तथा मतलब लाइटर मार दिए तो हो गया रासायनिक। अब बिना लाइटर से गैस बह रहा है तो हो जाएगा रासायनिक भौतिक। प्रिजर्व किया जा सकता है उस तरह के सिस्टम। बैठिए ना। चैप्टर मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन। मौसम और जलवायु के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल में प्रतिदिन परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। सही है। किसी स्थान के मौसम के लंबी अवधि के एकत्र आंकड़े के आधार पर बना मौसम में पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाती है। दोनों सही है। नेक्स्ट, ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है। ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में
यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होता है। एकदम रात होता है 6 यह महीने। क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं तथा सर्दियों में तापमान -37 डिग्री तक हो जाता है। सही है। यहाँ ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और रोडियन पाए जाते हैं। रेडियर पाए जाते हैं। अनेक प्रकार की पक्षी सदियों में आते हैं। यहाँ के अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। अच्छा, एगो चीज़ हम पहले याद था, अभी थोड़ा नहीं पता नहीं क्या। ध्रुवीय भालू एक इधर वाला भालू होता है। भालू शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है? भालू यहाँ का जंगली भालू जो होता है मांसाहारी होता है। फिर ध्रुवीय वाला शायद वो शाकाहारी होता है। धुरे वाला शाकाहारी होता है, उससे पतियों पर रहता है, घासे ऊपर रहता है। दोनों हो सकता है। जाइएगा जंगल में छोड़ेगा आपको, बोलता है सांस रोक के सो जाइएगा तो बच जाएगा। मतलब मुर्दा को नहीं खाता है, पता लगे ना आपको। भालू मुर्दा को नहीं खाता है। हमारा चीज़ नहीं खाता, अपने अंदरों के सामने मारेगा तो खाएगा। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा पचवा किताब में कहाँ किताबें खत्म कर दिया केस गिनते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे तो इसमें वो टॉपिक है, भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। साइबेरियन से आने वाले साइबेरियन केनों के लिए राजस्थान का भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर। यहाँ बेगूसराय में भी आता है ना? बेगूसराय में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? इस क्षेत्रों में जलवायु सामान्य गर्म होती है। उष्ण कटिबंधीय में गर्म होता है। इस क्षेत्र की प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। हाँ, जरूर वर्षा भी होता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भारत के पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। लॉयन टेंड लंगूर यानी दाढ़ी वाला ऐप, ठीक ना, दाढ़ी वाला भालू पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। पाया जाता है। देखे हैं भालू ना? हाँ होता है ना, जो मोबाइल में देखे हैं, वैसे लाइव नहीं देखे हैं। भालू देखे हैं कि बड़ा वाला भालू नहीं, इतना नजदीक नहीं देखे हैं भालू। खेला कराने आता है तो वही बोले देखे हैं। हाँ, गाँव में कहता है जो आदमी नहीं मोटा होता है ना, भालू से फुकवा लो। नेक्स्ट चैप्टर, पवन तूफान और चक्रवात। पवन तूफान और चक्रवात। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों के सूर्य के अधिकतम उष्मा मिलती है। अधिकतर उष्मा मिलती है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अक्षांश के पट्टी के क्षेत्र के वायु भूमध्य रेखा की ओर गतिशील होती है। आइए नेक्स्ट। पवन प्रवाह के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? शीतकाल में पवन की प्रवाह की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। स्थल से समुद्र, हाँ, शीतकाल में स्थल से समुद्र की ओर। ग्रीष्म काल में पवन समुद्र से लेके स्थल की ओर होती है। सही। इधर गर्म से उठ के तब ठंडा से उठ के तब ना गर्म तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो ये गया हो। समुद्र से आने वाले पवन अपने साथ जलवाष्प लाता है, फिर वर्षा होती है। हाँ, होती है वर्षा। नेक्स्ट। तड़ित, झंझावात और चक्रवात के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? वायुमंडल के उच्च स्तरों पर पानी के नीचे गिरते बूंदे और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करते हैं, जिससे तड़ित झंझनाहट की कारण बनता है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। जहाँ से चक्रवात उठे वह शांति रहेगा। इसीलिए कहता है जो कम बोलता है ना, ज़्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, इसको तो बढ़े आगे। चक्रवात के संदर्भ पर विचार कीजिए। भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भ में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। पूर्वी तट की अपेक्षा नहीं है। देखिए, भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवात के लिए संवेदनशील है। किसके लिए? पूर्वी तट चक्रवात के लिए। परंतु भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों के संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। अमेरिका महाद्वीप के चक्रवात में को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं। टाइफून सही। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। चीन में भी टाइफून है कहा। बिली कहाँ बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। और बोलिए ना, देखे हाँ, 2-4 गो है, वो सब नाम अच्छा है। सब नाम जैसे टाइफून हो गया अमेरिका के, बिलीबिन, अरे हरिकेन हो गया अतु के क्या बोलते अमेरिका के हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में बिली, टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिली। इसके बाद सूडान में इसको क्या कहते हैं, देखना वो कहीं याद ना, लेकिन पूछिएगा तो ये अंदाज लग जाता है कहाँ।
नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन कथन सही है। पवन के वेग में वृद्धि वायु दाब के कहाँ ढूंढ रहे हैं आप जानते हैं जोग्राफी वर्ल्ड जोग्राफी पढ़ी है ठीक ना। वर्ल्ड जोग्राफी 6 या 7 चैप्टर होगा देखिए। पवन के वेग की वृद्धि वायु दाब की वृद्धि करती है नहीं। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र में कम वायु दाब वाले क्षेत्र में करते हैं सही है। चक्रवात और चक्रवात के दुष्प्रभावों के कम करने के निम्नलिखित ये कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं ठीक ना। यही पढ़ना मिल गया। चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा है। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रय का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। जनता द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी की गंभीरता से लेना। आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस अग्निशामक दल चिकित्सा केंद्रीय टेलीफोन आदि नंबर का रखना सब सही है। सब सही है। ना ज्योग्राफी में भी है घटना चक्र के ज्योग्राफी में पूरा दिया होगा। मतलब हाँ को याद कहल जाता है ओकरा से तो बोलो ना तो 10 को बोलिएगा सुनाई हो रहा है सब में बोलिएगा सुनाई होता है। चैप्टर चल रही है चक्रवाते ना चल रही चैप्टर निकाल के दिए थे ना वो मोबाइल बने चले मृदा मिट्टी पढ़ना है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। मृदा की परतें या उनकी विशिष्टताएं ठीक ना। लास्ट में पढ़ने पर छोड़िए उसको। शीत मृदा अवस्था कहाँ है ये दे रहा है वो। अच्छा हाँ शीत मृदा अवस्था अथवा ये अस्तर स्थिति यह परत मृत्यु संतरण और अधिक जल के धारण करने वाली होती है। ऊपर वाला जल का धारण ज़्यादा करता है ये टाइप वाला। हाँ मध्य परत बी टाइप वाला होता है। हाँ बी टाइप वाला होता है। शीत खनिज अधिक होता है। हाँ तीसरा परत में खनिज अधिक होता है। तीसरा हाँ यह दरारें और विद्रोह युक्त सेल के छोटे ढेलों की बनी होती है। आधार सेल आधार हो गया यह कठोर होती है से खोदना कठिन होता है। एक बार और शीत मृदा अथवा शीर्ष मृदा हाँ अथवा स्तनज मृदा यह जो है मृत्यु ये जल धारण करने वाली होती है। जल धारण करने वाली। सेकेंड मध्य परत क्या होती है। इस परत में ह्यूमरस की कमी और खनिज की अधिकता होती है। ह्यूमस की कमी और खनिज की अधिकता होती है। तीसरा क्या होता है दरारों के विरोधित शैलों के छोटे ढेलों से बनी होती है। चौथा आधार होता है कठोर होती है। इसे फावड़े से खड़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ना आप छोड़ दीजिए खत्म। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कौन कथन सही है। पादपों के उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी है सही है। इसी दोमट को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा कहते हैं। दोमट मृदा बालू चिकनी मिट्टी और गाद के मिश्रण से होता है। हाँ सही है। गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच में होता है। अमाप के बीच में होता है सही है। मिट्टी गेहूँ चना धान उगाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। बलुई मिट्टी जो है मतलब बलुई मिट्टी ज़्यादातर जायद की फसल के लिए ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे खीरा है खीरा ककड़ी सब। कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। किसको कपास को काली मिट्टी का हो। कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है अतः ये गलत है। क्यों कह रहा हूँ कपास के लिए तो काली मिट्टी इसी बहुत बार पढ़ने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी गर्म दिन के दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान के जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप्त होती है दिखाई देती है। ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। ये होता है ना सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कौन कथन सही है। जल पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा के ऊपरी सतह का फटना अपर्दन कहलाता है। अपर्दन कहलाता सही है। पॉलीथीन रसायन कीटनाशी मृदा के प्रदूषण करती है। सही है। जीवों में श्वसन अगला चैप्टर खत्म हो गया। जीवों में शोषण आइए शोषण चैप्टर मतलब
हाँ वायु आ गया। निम्नलिखित में से कौन सब एक ही में क्लास 6 फेंक लीजिएगा के दिया है तीनों से पूरा, तीनों एक के उसी साथ में है, होगा। चैप्टर बदल के आते रहता आते जाते रहेगा। एनसीईआरटी में है ही है ना, कुछ छठा में तो कुछ पाँचवा में है, कुछ सातवां में है। उसमें सेपरेट नहीं किया बुक, क्योंकि बुक में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों दिया हुआ है, इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है सेपरेट। जीवों में श्वसन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों के संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? लैक्टिक अम्ल। दौड़ते हैं ना तो सबसे पहले पैरे पकड़ता है, ये पकड़ेगा ना, ठीक पकड़ेगा, लैक्टिक अम्ल के कारण। ज़्यादातर इसमें चलता है। इसीलिए बोला जाता है कि दौड़ने के आने के बाद हल्का नमक से या फिटकरी डाल के गर्म पानी करके धुलना चाहिए। नेक्स्ट, अंततः श्वसित वायु तथा अंततः मतलब यही है, अंततः श्वसित वायु तथा उच्चतम वायु के ऑक्सीजन में प्रतिशत कितनी होती है? लेंगे 21%, छोड़ेगा 16.4%। 16.4। ऐसे ही 21% तो वातावरण में है ही है ऑक्सीजन, तो टोटल ले लेते हैं। जितना लीजिएगा आप आधा कुछ अंदर रखिएगा ना, इसी के ऑक्सीजन के चलते ना आपका रक्त ब्लड मतलब ऊपर नीचे करता है, परिवहन होता है ब्लड का। कुछ परसेंट ले लीजिए, चलते ही जो खून का जो शब्दों से वही बोले कुछ परसेंट लीजिएगा तब ना। क्वेश्चन ये होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लेते हैं और उसके बाद इसको छोड़ते हैं 4.4% छोड़ते हैं। मान लीजिए 0.2 ऑक्सीजन बदल जाता है ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन छोड़ते हैं 4.04%, ज़्यादा छोड़ते हैं। जितना 4 ऑक्सीजन लिए तो उसको भी तो बाहर निकालना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ता है उसको। 4.4 है ना, ये कैसा है 16.4। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निमुक्त होती है। होती है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल विखंडित हो जाता है। विखंडित हो जाता है। ये कहीं गलत है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन के वायवीय शोषण कहा जाता है। अवायवीय शोषण होगा। क्या कहता है? अनुपस्थिति मतलब नहीं चाहिए ऑक्सीजन का अनुपस्थित में अवायवीय शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। सही है। मेढक में मनुष्य के भांति फेफड़े होते हैं, तथापि ये अपनी त्वचा से भी सांस लेते हैं। हाँ, त्वचा से भी लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आज हम सेट बनाया, थोड़ा फंस गया था हमसे। डॉल्फिन और व्हेल किससे सांस हो गया ये क्वेश्चन। तुरंत ही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था। हाँ, नाक किससे से सांस लेता है, नाक से, गिल्स से नहीं लेता, गिल्स से नहीं लेता है, बल्कि नाक छिद्र से लेता है। अच्छा, नाक मेढक में गिल्स नहीं होगा? फेफड़ा से उसको बोलते हैं उभयचर है। दोनों चीज़ है। मेढक जो है ना, गिल्स फेफड़ा तीनों से जल, स्थल, थल तीनों में रहता है। नहीं, मेढक क्वेश्चन में था गिल्स क्या नहीं पहले? होता। मेढक में गिल्स नहीं होता। क्वेश्चन था ही पहले हम जो लोग आप पूछे पूछे क्वेश्चन। सो है। मेढक में गिल्स भी होता है सर। मेढक में गिल्स नहीं होता। मेढक सांस लेने के लिए देखिएगा पानी से ऊपर आता हम मार दिए थे गिल्स, इसलिए है। डॉल्फिन फेफड़ा होता है, देखिएगा हमको याद आया कि नहीं, डॉल्फिन ऊपर उड़ता है ऊपर ना, उड़ता तब तो सांस सांसे के लेता लिए है। उड़ता है। हाँ, पानी से बाहर आएगा तो सांस ले। मेढक भी देखिएगा पानी के नीचे से जाएगा, पानी में नीचे रहता है, लेकिन सांस लेने के जब पानी के ऊपर से रह पाएगा, सांस लेके फिर नीचे को घूम के भागेगा। क्वेश्चन घर समय कैसे लेता है समुद्र से? तो चीज मेढक समुद्र में पानी के नीचे कभी नहीं रहता। मेढक कुछ देर तक पानी के नीचे रहता, बाद में जब पानी के ऊपर से तब आता है। पानी के नीचे दब के नहीं रहता मेढक, हवा में ले लेता है, फिर नीचे चल जाएगा। पानी में डूबता नहीं है। और डूबता तो उभयचर का है वो तो। क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछते हैं ना, जानते हैं उसके बारे में बढ़िया से। एक वो क्वेश्चन मनोज, मेढक बरसात के टाइम में आवाज टटराता कहाँ है? वो तो अथी के लिए तो होता है, शबोक के लिए। हाँ। समझ गए, चलिए आइए आगे। वो मेढक टटराने वाला होता है ना, फीमेल होता है। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, नहीं कीजिएगा बिना तो शोषण के कैसे किया? यह जीव द्वारा लिए जाने वाले भोजन के ऊर्जा के निमुक्त करता है। करता है। एक सांस की कीमत क्या है कोई जानता है? कोई नहीं जानता। लेकिन सांस है ना, आपसे अथू है, सांस चलना बंद कर देना तो लाश के समान हो जाइएगा। लाश के समान नहीं, लाशे हो जाएगी। लाश हो जाइएगा, ठीक ना। या बंद कर दो, 1 सेकंड लिखना हो जाएगा, देखते हैं। चलिए आप 2 मिनट करके देख लीजिए। नेक्स्ट मिलान करना है, ठीक ना, बताइएगा।
ईस्ट में होता है एल्कोहल, ईस्ट एल्कोहल। डायनाफ्राम में होता है वृक्ष गुहा, क्या वृक्ष गुहा। तिनचट्टा में होता है श्वास रंध्र, क्या होता है श्वास रंध्र, ट्रेकिया बोलते हैं। हाँ ट्रेकिया बोलते हैं, सही है। मछली में होता है क्लोम, क्लोम। पत्ती में क्या होता है रंध्र, स्टोमा होता है। स्टोमाटा रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामान्य व्यक्ति के विश्राम अवस्था के दौरान श्वसन दर क्या होता है? बढ़ जाता है, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाना चाहिए हमको लगता है। श्वसन दर दौड़ते टाइम बढ़ता है, सर सोते टाइम तो श्वसन के दर घट जाता है, दौड़ते टाइम बढ़ता है, दौड़ते नहीं, थोड़ा सांस जल्दी लीजिएगा। कोई व्यस्क विश्राम की अवस्था में तो 1 मिनट में औसतन 15 से 18। अच्छा, विश्राम मतलब इसे बैठल है। सूझ जाएगा, सोने के समय श्वसन दर बढ़ता है कि घटता है? घटता है उस समय यदि आप दौड़िएगा ना। सिर्फ एक्सरसाइज के समय किसी का बढ़ा जाता है, इसलिए आपको याद है। देखते हैं दौड़ के कोई आता है तो कितना तेज जल्दी जल्दी सांस लेता है, देखते हैं ना कभी। सोने टाइम में दौड़ना स्टार्ट कीजिए ना। हाँ, श्वसन के दर हाँ बढ़ जाता है। क्वेश्चन, श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर आती है। हाँ, श्वास लीजिएगा तो डायफ्राम नीचे हल्का खसकेगा, क्या हुआ ना? नीचे की ओर श्वास लीजिएगा तो ऊपर आएगा, हाँ। छोड़िएगा तब नीचे जाएगा। श्वसन के समय नीचे की ओर आती है। स्वच्छवासान का सुनिए ना, तो लेना लेना, सांस लेंगे ना तो डायफ्राम नीचे जाएगा, छोड़ेंगे तो वक्त गुहा जो नहीं फैलेगा। डायफ्राम और पीछे होता है सर, यहाँ पीछे होता है डायफ्राम। लेंगे तो ऊपर जाके कौन चीज श्वसन के समय छोड़ेंगे तो डायफ्राम। डायफ्राम। हाँ, ये हमको रिप्स और डायफ्राम में कंफ्यूजन चल रहा है। रिप्स देखिए ना, रिप्स ऊपर उठता है, डायफ्राम नीचे होता है। डायफ्राम नीचे आ गया। कुछ श्वास मतलब हल्का छोड़ना ही नीचे होगा। होगा तबे ना वो अपन जगह आके बनाएगा। श्वसन लीजिएगा जो कुछ श्वास मतलब छोड़ना होता है। सांस छोड़ेंगे ना तो डायफ्राम ऊपर आ जाएगा। श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर कितना चैप्टर है गति करती है। इसमें? ऐसे खत्म कर देते हैं दो। हाँ, ये खत्म जंतु हो और गया, 6 पादप पेज की परसलियाँ, ठीक है, कितना इसमें टोटल है? 6 गो चैप्टर बचा है, खींचा ना, खींचा ठीक, ठीक है। 6 गो पेज है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? पचा हुआ भोजन, ऑक्सीजन, अवशिष्ट पदार्थ उपयुक्त में से किस लास्ट में है, निम्नलिखित में से किसका परिसंचरण करता है? तीनों का करता है। भोजन का भी, ऑक्सीजन का भी। कि रक्त किसका परिसंचरण करता है? तो पचा हुआ भोजन का करता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का करता है, करता अपशिष्ट पदार्थ का करता है। चलिए, तीनों को करता है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन में संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। सही है, एकदम सही है। श्वेत रंग कोशिकाएं अथवा कोशिकाएं कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? रोगाणुओं का विनाश करती हैं। WBC यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता करते बढ़ाता है। WBC में केंद्रक नहीं होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ऊंट और लामा के और अपवाद में केंद्रक होता है। क्या होता है? रक्त में नहीं होता। निम्नलिखित को ऊँट और विचार लंबा की जो आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बोल दिया, अगला क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन कौन नहीं है? रक्त है, रक्त वाहिनियाँ है, हृदय है, वृक्क किडनी जो है ना छानता है रक्त। जानते हैं रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, जिसको बोलते हैं आला। बोलचाल भाषा में आला। जोरा छाप से पूछिएगा ना, आला है। इसको वैज्ञानिक नाम मतलब क्या बुलाया था? बोला क्या, हम तो आला जानते हैं। मतलब दूसरा नाम है आले है, तो बताएं फिर स्टेथोस्कोप है। क्या हुआ? कौन? उसी का डिस्कशन है। हृदय 4 कक्ष में बटा होता है। हृदय के कक्ष भित्तियाँ पेशियों से बनी होती हैं। यह पेशियाँ लंबवत रूप से संकुचन और विशांति करती है, जो हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कहलाता है, ठीक ना। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो हृदय स्पंदन की ध्वनि के आवर्धित कर देता है। लब डब इसमें सुना जाता है। पेसमेकर हृदय गति के कम हो जाने पर उसमें समान स्थिति में आने पर हेतु आने वाला उपकरण है।
इसे पढ़ना जरूरी नहीं है ना, इसी यही फंसता है। यही फंसता है। हाँ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ECG ECG इसके लिए प्रयोग किया जाता है। दिल के हृदय की धड़कन। गति, हृदय या गति, दिल के धड़कन नापने के लिए। विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने हाँ, तथा हृदय के ECG किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए करते हैं। है, सीधा सुनिए ना, ECG होता है, एक होता है EEG। EEG दिमाग वाला होता है, ECG धड़कन वाला होता है। हृदय वाला रोज फंसे छेकड़ा क्यों क्लियर है कर वही कर फंसवा नहीं करेगा। पढ़िए इसको क्लियर कर, पढ़ना है तो पढ़े भाई, नहीं फंसेगा इसके बाद। न पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ नहीं फंसेगा इसका तो मी कह रहा है, कंफ्यूजन इसको खत्म हो जाएगा। सही ना, इसको EEG का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी लोग निरूपण करने के लिए किया था। मतलब मस्तिष्क से भी किसी को छोड़ दिया इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी को हम बोलते हैं निम्नलिखित को विचार कीजिए, किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता? किसमें नहीं पाया जाता? मछली में नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है। परिसंतंत्र नहीं पाया जाता, मछली में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। हाइड्रा और स्पंज में नहीं पाया जाता है। मछली में पाया जाता है, हाइड्रा और स्पंज में नहीं पाया जाता है। हाइड्रा और स्पंज जैसे कुछ जंतुओं में कोई परितंत्र तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। मछली तो हईवे के घर रखिए, याद रखिएगा। अपोह की विधि, हाँ, डायलिसिस के विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने के प्रयोग में डायलिसिस किडनी का डायलिसिस नहीं किया जाता है। किडनी जिसका खराब हो जाता है, सप्लीमेंट्री है डायलिसिस। एक क्यों समझिए, ओकर सप्लीमेंट्री है डायलिसिस। अब जैसे थोड़ा भूख लगलो तो लिट्टी में तो समोसा से काम चले चाहिए, वही बात है। सबसे शराब मत पीजिएगा ज़्यादा, पीते हैं बहुत आप। तो लीवर खराब करता है, किडनी नहीं करता है। कुछ जंतुओं के शरीर में उपस्थित रसायन के निष्कासन के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है? मछली कोशिका के अवशिष्ट उत्पादन के अमोनिया के रूप में निषेध करती है। सही बात है, मछली अमोनिया निकलेगा, उत्सर्जन में अमोनिया। सर्प अपने शरीर के अवशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल निकालते हैं। नहीं, सर्प क्या निकालते हैं? ये जो यूरिया अम्ल निकालते हैं। यूरिक अम्ल निकालते हैं ना। हाँ, सही है, यूरिक अम्ल होना चाहिए। सर्प जैसे जंतु सही है। अर्धधन यानी वही यूरिक अम्ल निकालते हैं। मनुष्य क्या निकालता है? यूरिक निकालता है। यूरिक एसिड निकालता है। बताइएगा, एक तरह पौधा का भाग है, उसके कार्य क्या क्या है? रंध्र का कार्य क्या है? वाष्पोत्सर्जन करना। जाइलम का कार्य क्या है? जल का परिवहन करना। फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का परिवहन करना। का कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे तनके बचले हैं। मूलों द्वारा, कथन है कारक है। मूलों द्वारा मृदा के अवशिष्ट जल अभिक्रसित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचती है। सही है। पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण का बल निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन विचार करना है। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, शुद्ध रक्त करती है। धमनी कहेगा ना, धमनी हो जाता है शुद्ध रक्त, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध हो जाता है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन फुफ्फुस से है, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मतलब क्या बोलते हैं? सिरा क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त बोलती है। हम एक बार बोलते हैं, हम बोले एक बार। ऑक्सीजन रहेगा तो शुद्ध रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो अशुद्ध रहेगा। हो गया, हम बोल रहे हैं फुफ्फुस धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में ले जाता है। अब फुफ्फुस सिरा कहेगा तो वो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में लाएगा। एकदम सही। अस्थिर से बोले, इसमें मतलब उल्टा हो जाता है। हंसते का है बोले बोला क्या बोलिए कि हाँ करता है, ठीक है। आप लोग बोलिए जय श्री राम। प्रवचन करता नहीं बोलता है। अच्छा, ये भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना बार? 72 बार, 70 से 80 बार। ऑप्शन कौन सा? 70 से 80 सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बताइए, हृदय कब आरंभ करता है?
करता है जब दोनों का लेता है ना उसके बीच में करता है। दो धड़कन के बीच दोनों के बीच में लेता है। दो रिंग और गर्त के बीच में कर लेता है। दो धड़कन के बीच में आराम करता लव है। डब के स्थिति जब होता है ना उसी के बीच में एग्जाम में आता है कि नहीं करता हैं ऑप्शन क्वेश्चन देगा तो बता देगा, क्वेश्चन है। ऑप्शन देगा कि कितने देर के लिए रेस्ट, कब रेस्ट करता तो सही बात है। दो धड़कन के बीच में आराम बीच में करता जो है। गैप होता है उसमें रेस्ट है। हाँ बहुत जगह हम देते नहीं करता नहीं कहीं दिखाइए तो हम आराम नहीं करता है, कहता है कौन अनक्षित गति से काम करता है तब हृदय हो। नहीं आराम वाला सर इसी में होगा आराम वाला question। देगा तो सही बात है, दोनों के भाव है क्या दोनों के बीच में करता है। क्वेश्चन पे डिपेंडेंसी बना हुआ है, ये चीज है। इसीलिए बोलते थोड़ा NCERT दम है इसमें, ऐसे ही सरकार ने आयोग ने उठा रहा है क्वेश्चन। बस 2 मिनट और टाइम लीजिए। पादक में जनन कायिक प्रबंधन, ठीक ना, के संदर्भ पर विचार कीजिए। कायिक प्रबंधन द्वारा पादक कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। उदाई कम बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादकों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादकों के पुष्प और फल आने की अधिक समय लगता कायिक है। वाला कायिक में जल्दी समझते हैं, काट के जोड़ना। इसी को कायिक बोलते हैं, सही है। ये आम नेक्स्ट के क्वेश्चन, कायिक प्रबंधन के नए पादक जनन पादक की प्रतिलिपि होती है, प्रतिलिपि होती है, उसी के रूप होता है। अच्छा हाँ। कायिक प्रबंधन के नए पादक एक ही जनन द्वारा उत्पन्न होता है। एक ही जनन द्वारा होता है। एक ही जनन कीजिएगा, हाँ। दो को थोड़ा कर रहे हो, आम एगो मिली के लगा के आमे के लगा रहे हैं, आम आमे काम के कर रहे हैं। ये ज्यादातर गुलाब का देख के खूब करते रहता है, गुलाब का हर पौधा का हो जाता है, मैक्सिमम हर पौधा का हो जाता है। करने के लिए तो सब पे कर सकता है। नेक्स्ट, विभिन्न संजीवों के जनन के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है। ईस्ट के जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। ईस्ट और हाइड्रा का मुकुलन के द्वारा होता है। बड़ी शौचालय में जनन, शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होती है। एकदम सही है। मांस और फन के जनन बीजाणु के द्वारा होता है। बीजाणु के द्वारा सही है। मांस और फन है ना, मांस और फन ब्रायोफाइटा, प्रायोफाइटा है। क्वेश्चन प्रायोफाइटा को जल और स्थल का उभयचर कहते हैं। प्रायोफाइटा में जल तना, और स्थल का विचार थोड़ी हमको लगता है पादप जगत का उभयचर ना हाँ वही पादप जगत का। और बोलना चाहिए जल और स्थल दोनों में रहता है, इसलिए उभयचर बोला जाता है। उभयचर का मतलब ये है। क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही। एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुष्प केसर होता है अथवा स्त्री केसर होता है। दोनों में से कोई एक ही होगा। सरसों, गुलाब और पिटूनिया पिटूनिया के पौधे को उगाने वाले पुष्प को एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। सरसों वाला एक लिंगी नहीं है। देखिए गुलाब है, ये है, लेकिन सरसों नहीं। इसमें देखिए क्या है, मक्का, पपीता, ककड़ी, हीरा आदि पौधा एक लिंगी पौधा है, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे उगाने वाले पुष्प द्विलिंगीय होते हैं। गुलाब भी क्या क्या एक लिंगी है, मकेया, पपीता, ककड़ी, हीरा और भी है, ठीक ना। ककड़ी, खीरा, पपीता, ये एक लिंगी है। जाकर पूछिएगा वो पपीता वाला से कि आप एक लिंगी रखें कि दो लिंगी रखे हैं। सरसों फुला हलवा लाल के पिटूनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादकों के परागण के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन कथन सही है। पादपों पर विचार करना चाहिए। परागकण के अंतर्गत परागकणों के अंतरांतर परागकोश के पुष्प की वर्तिका पर होता है। होता है, सही है। जहाँ स्वर्ण परागण के अंतर्गत परागकोश के स्थानांतरण परागकोश से उसी पादक के किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर होता है, वहीं पर परागकण के परागकणों के स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादक के पुष्प के वर्तिका पर होता है। गलत बात, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पादप का जनन भाग तना है। तना जनन भाग नहीं है, तना तो कैसे हो जाएगा? तना तो उसका तना है, जनन भाग में जनन जड़ पुष्प होता है। सही बोले, पुष्प होता है। नेक्स्ट, नर और मादा युग्म कोश संयुक्त का प्रक्रम परागकोश कहलाता है। युग्मनज कहलाता है, युग्मनज जाइगोट कहलाता है। जाइगोट वो युग्मनज। परिपक्व होने पर अंडाशय फल के विकसित हो जाता है। सही है। डबल रोटी को फफूंदी विषाणु उत्पन्न करने वाला एक पादक जीव है। सही है। सर्वकैसिक द्वारा स्पंजी होता है, ठीक ना, सर्वकैसिक। द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर है गति और समय, ये आ गया भौतिकी, ठीक ना, बहुत फिजिक्स आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की जाती है। तय की गई दूरी मापता है। ओडोमीटर स्पीडोमीटर का मापता है, चाल मापता है। अल्टीमीटर ऊंचाई, एक्सेलेरोमीटर स्पीड बढ़ाता है। मतलब जितना चाहिए ना उसका स्पीड कम और धीमी करना, स्पीड को कम और धीमा करना। एक्सीलेटर लेते तो बढ़ता ना, वही कम और धीमी करना होता है उसमें।
देखिए वृद्धि चाल वृद्धि करना चाहे कम करने बोलते हैं। चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकेंड टाइम। 7 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। विद्युत धारा और उसके प्रभाव। विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तार, यदि किसी तार के विद्युत धारा प्रभावित करने के विभिन्न प्रभाव होते हैं, क्योंकि प्रभावों के संदर्भ पर विचार कीजिए कौन कथन सही है। किसी तार की विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। तप्त हो जाता, सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबक की भांति, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज के संदर्भ पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। उसका प्रयोग लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु किया जाता है। सही है। सुरक्षा मापन से उच्च विद्युत धारा के प्रभावित होने पर विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाता है। पिघल जाते, सही है। थॉमस अल्वा एडिसन के संदर्भ पर विचार कीजिए किसका खोज किए थे। बल्ब का तो कभी किए थे और 2 चीज का किए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। सही है। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, ब्रिटेन के नहीं, यूएसए अच्छा अमेरिका के थे। ब्रिटेन के थॉमस नहीं अल्वा एडिसन अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेरक के आविष्कारक थे। ठीक। एडिसन के बारे में जब भी एडिसन का नाम लीजिए तो बल्ब के संदर्भ में नहीं, बल्ब लीजिए, ग्रामोफोन लीजिए, चलचित्र लीजिए, कैमरा लीजिए। चलचित्र कैमरा, सिनेमा जो शूट करते हैं ना। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश चैप्टर आ गया, प्रकाश चैप्टर। समतल दर्पण के संदर्भ पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा बिंब के समान होता है। एकदम सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब का बाएं भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग के भांति दिखाई देता है। पार्श्व उल्टा होता है तथा बिंब के दक्षिणी भाग प्रतिबिंब के भाग के भांति दिखाई देता है। दोनों सही। नेक्स्ट, अवतल दर्पण पर विचार कीजिए कौन सही है। चिकित्सक द्वारा आँख, कान, नाक तथा गले के निरीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पास दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण के। कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, केव, कॉनकेव, केव, केव। नहीं वेक्स होगा। कॉन्वेक्स मतलब उत्तर होता है। चलिए कंफर्म है सर। अच्छा चलिए, क्योंकि उत्तल अवतरण की बात हो रहा है ना। उत्तल क्या है? इसके संदर्भ अवतल बता रहे हैं, इसको उत्तल था उसका। लेंसों के संदर्भ पर विचार कीजिए कौन कथन सही है। उत्तल लेंस सदैव वास्तविक उल्टा तथा आकार के बिंब के बड़े प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, कैसे बनाते हैं? सदैव नहीं, छोटा बनाता है। उत्तल लेंस तो अवतल दर्पण के बारे में सोच लीजिए। अवतल लेंस सदैव आभासी सीधा तथा आकार के बिंब में छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए छोटा साइड मिरर रहेगा तो ये पूरा गाड़ी दिख जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कौन कथन सही है। श्वेत प्रकाश 7 वर्ण में मिश्रित है। इंद्रधनुष भी 7 वर्ण में मिश्रित है। सही है। अब नेक्स्ट चैप्टर है जल और वायु बहुमूल्य संसाधन। विश्व जल दिवस की तिथि को मनाया 22 मार्च। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है। औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जल संसाधनों के कुप्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक क्या है? मित व्यय है। कौन सा मित व्यय? कौन सिंचाई? वही ड्रिप सिंचाई बोलते हैं, बूंद विधि या ड्रिप सिंचाई। इसका खोज इजराइल ने किया था ना। हाँ, इजराइल सही है। कल क्वेश्चन तो हुआ था, कल बात हुआ था इस बार। सही कथन का चयन कीजिए, ठीक ना। विश्व के सभी झीलों और नदियों के जल में कुल मात्रा नियत होती है। नियत होती है, सही है। इसमें क्या कथन को चीज जुड़ना है? गलत है वो। विश्व की कुल मात्रा सही नियत होता है। विश्व में कुल जल की मात्रा नियत है। होता है, लेकिन विश्व में नियत होता है। झीलों और 71% नदियों, जल है विश्व में। सुनिए ना, ये कह रहा है झीलों और नदियों में नियत नहीं होता है। भूमिगत जल में कुल प्राय नियत रहती है। नहीं, ऊपर नीचे होते रहता है। फिर विश्व में समुद्र और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। नहीं, विश्व में जल के कुल मात्रा नियत है। विश्व में जल की मात्रा इसलिए क्योंकि उस कुल जल में झील, समुद्र, नदी सब आ जाता है। इसीलिए कभी कभी जैसे वर्षा टाइम में नहीं देखते हैं, बाढ़ आ जाता है, धरती पे ज़्यादा जल हो गया। उसके बाद अभी से 2 महीना पहले हम लोग के क्षेत्र में मोटर पानी नहीं दे रहा। वही नहीं बोल रहे हैं, 2 महीना स्थिर ही पहले रहता है, लेकिन वो
ऊपर चले जाता है, Up down उसके बाद वर्षा के तौर पे नीचे आ जाता है। चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है वन हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए कौन श्रृंखला सही है। बताइए तो कौन श्रृंखला सही है। घास घास को खाएगा टीडा, वैसे टीडा। नहीं। घास को खाएगा कीट, कीट। टीडा ठीक है। कीट को खाएगा मेढक, मेढक। मेढक को खाएगा सांप, सांप को खाएगा चाइनीज। गरुड़। चाइनीज हाँ खा सकता है, उसका कोई जरूरी थोड़ा है। गरुड़, गरुड़ को खाएगा बाघ, शेर सब। पकड़ा जाएगा तो खाइए जाएगा, नहीं पकड़ाएगा तो बातें अलग है। ना कोई खाएगा तो अपघटक खाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक के संदर्भ पर विचार कीजिए। यह मृत पादप और जंतु ऊतकों के हुमरस में परिवर्तित कर देता है, दम कर सही देता है। है। यह वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषण तत्वों के भार आपूर्ति को बनाए रखता है, सहायक करता है। सही बात है। अपघटक नहीं होगा ना तो चारों दिन लाश लाश लौटेगा, अपघटक नहीं होगा तो इंसान जिंदे नहीं। वही बात बोले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य सही नहीं है? वक्तव्य सही नहीं है। वन मृदा को अपरदन से बचाता है। अपरदन से बचाता है, वन सही है। में पादप और जंतु एक दूसरे के निर्भर नहीं होते हैं, होते हैं। निर्भर होते हैं। वन जलवायु और जल चक्र के प्रभावित करते हैं। मृदा वायु के वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होता है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया अवशिष्ट जल की कहानी। अवशिष्ट जल चलिए की 7वां क्लास का कहानी। लास्ट चैप्टर। आपक और बायोगैस अपशिष्ट जल अपंग पढ़ रहे वही हम अपंग और बायोगैस अवशिष्ट जल के उपचार के सह उत्पादन है। इस सह उत्पादकों के उपयोग के संदर्भ पर विचार कीजिए कौन कथन सही है। अवशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम के उत्पन्न अपंग का प्रयोग किया जाता है, खाद के रूप में किया जाता है। सही बात है, सही बात है। अवशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और आज का भी लास्ट क्वेश्चन। कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ पर विचार कीजिए कौन शौचालय सही पढ़े ना, वही ना है। हाँ सही है, सवाल लोग शौचालय पढ़ रहे थे इसीलिए बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इसका पढ़ना है। इनमें मानव मल को केंचुओं द्वारा अपचारित किया जाता है। इसके उपयोग में जल में बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जल की नहीं होती इसमें जल मानव मल मूलतः जल तो ऑलरेडी रहबे करता उसमें। मानव मल मूलतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के रूप में अति संबंध पोषक है, कठोर हो जाता है। थैंक यू शंभू सर। आज का क्वेश्चन समाप्त। छठा और 7वां आप पास करवा दिए हम लोग को। चलिए कल पास हो जाइए। कल 8वां 9वां भी पास करवा दीजिएगा।